छात्रों, आज हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट की चर्चा करेंगे। साधारणतः जब किसी व्यापारी या देनदार द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान उसके द्वारा नहीं होने की परिस्थिति को दिवालियापन कहा जाता है। परंतु कानूनतः दिवालिया वह है जिसकी संपत्ति दायित्व से कम हो तथा कानूनी रूप से उसे दिवालिया घोषित किया गया हो। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिर्फ ऋण का भुगतान न कर पाने की स्थिति दिवालियापन नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आने पर कोर्ट द्वारा घोषित होने पर ही वह दिवालिया कहा जाएगा। दिवालिया घोषित होने पर उसकी समूची संपत्ति जब्त हो जाती है एवं उसकी संपत्तियों से वसूल की गई राशि से उसके दायित्वों का भुगतान किया जाता है। वैसे तो दिवालिया की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की धारा 28 के अनुसार जो व्यक्ति व्यापार की साधारण दशा में ऋण का भुगतान बंद कर देता है, अर्थात ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होता है, उसे दिवालिया कहते हैं, चाहे उसने दिवालिया का कार्य किया हो अथवा नहीं। अब इंसॉल्वेंसी के अलावे इससे मिलता जुलता एक शब्द और है बैंकरप्सी। इंग्लिश लॉ के अनुसार इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में अंतर माना गया है। इंसॉल्वेंट वह व्यक्ति है जिसकी संपत्तियां उसके दायित्वों से कम हैं, परंतु बैंकरप्ट उसे कहा जाता है जिसकी संपत्तियां उसके दायित्व से कम होने के साथ साथ सरकार या कोर्ट द्वारा दायित्वों से संरक्षण प्राप्त हो। वैसे भारत में इन दोनों शब्दों में व्यवहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है, अर्थात इन दोनों शब्दों का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। अब हमारे हिंदुस्तान में इंसॉल्वेंसी एक्ट की बात करें तो भारत में 2016 के पूर्व दिवाला संयम संबंधी 2 अधिनियम लागू थे। पहला प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और दूसरा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। परंतु 2016 के बाद एक समेकित नियमावली लागू की गई है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 कहलाती है। इस कोड के आलोक में कंपनियों, व्यक्तियों तथा साझेदारी फर्मों के दिवालिया होने की स्थिति में कर्ज के निपटारे के लिए 180 दिन के समय का प्रावधान किया गया है। इस समय सीमा के अंदर कर्ज का भुगतान नहीं करने की स्थिति में कर्जदार की परिसंपत्तियों को बेचकर कर्ज भुगतान करने का प्रावधान है। अब हम लोग इस दिवालियापन के लाभ की बात करेंगे। इसका कोई भी जब किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसे अपने सारे दायित्वों से मुक्ति मिल जाती है। समाज में या व्यापार जगत में उसका जो सम्मान चला गया होता है वह एक तरह से स्थिर हो जाता है, सामान्य हो जाता है। इसका लाभ, प्रमुख लाभ है कि ऋणी के स्वाभिमान की रक्षा होना। ऐसा नहीं होने पर लेनदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता एवं उसके साथ बल प्रयोग किया जाता, जिससे भयभीत होकर और लोग ऋण लेने में हिचकिचाने लगते हैं, जिससे व्यापार का समुचित विकास नहीं। इसका दूसरा लाभ है लेनदारों के हितों की रक्षा होना। इस अधिनियम के होने से कर्जदारों को भी ऋण वसूली की गारंटी रहती है, क्योंकि दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है
व्यापार की प्रगति में सहायक। इससे व्यापारी को आसानी से कर्ज मिल जाता है, जिससे व्यवसाय में पूंजी की समस्या का समाधान हो जाता है। चौथा है लेखों का सुचारू रूप से रखा जाना। चूंकि व्यापारी की खाता बही की गहन छानबीन के बाद ही न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है, अतः खाता बही सही तरीके से रखना अनिवार्य होता है। किसी भी कार्य का कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि भी होती है, तो इसकी कुछ हानियां भी हैं। अब हम उन हानियों की चर्चा करेंगे। इसकी प्रमुख हानि में पहला है कि व्यापारियों में बेईमानी की भावना जागृत होने की संभावना। कुछ लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग करने का उदाहरण भी मिलता है। प्रचलित कहावत है कि कर्ज लेकर घी खाओ, अर्थात नहीं देने के लिए कर्ज लो। जैसा कि हम लोग अपने देश में भी देख रहे हैं, अभी कई लोग दिवालिया घोषित हुए देश छोड़कर भाग गए, जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी इत्यादि। तो ऐसे लोग, यह माना जाता है कि बेईमानी के उद्देश्य से वे लोग अपना हिसाब किताब सही ढंग से नहीं बनाते हैं। इसकी दूसरी सबसे बड़ी हानि है कि लेनदारों को क्षति पहुंचना। इस कानून के द्वारा ऋणी को सरकारी या न्यायालय का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, अतः कर्जदाताओं को हानि की आशंका बनी रहती है। जैसा कि हम बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की एनपीए की चर्चा सुनते रहते हैं। तीसरा, अयोग्य व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय किया जाना। इस कानून के सहारे बहुत से अनुभवहीन व्यक्ति भी व्यवसाय करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। ऐसे लोगों द्वारा व्यापार करने से सिर्फ व्यवसाय का ही घाटा नहीं होता, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान होता है। अब ऐसी स्थितियों में व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे दिवालिया घोषित होने की विधि क्या है। क्योंकि हम लोग अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं, तो सब कुछ के बावजूद हमें आना पड़ता है कि हम कैसे इसका खाता बही बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्योर इसका क्या है। दिवालिया घोषित होने की विधि निम्नलिखित है। पहला, आवेदन पत्र देना। ऋणी अथवा लेनदार दोनों में से कोई आवेदन दे सकता है, अथवा संयुक्त लेनदार भी आवेदन दे सकते हैं। दूसरा, न्यायालय का दिवालिया होने का आदेश। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए तिथि घोषित की जाती है। एक सरकारी अधिकारी संपत्ति पर अधिकार करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि यह दिवालिया घोषित करने योग्य है, तो न्यायालय दिवालिया घोषित होने का आदेश निर्गमित करता है, जिसे अटैचमेंट ऑर्डर कहते हैं। तीसरा, ऋणी की संपत्ति का न्यायालय के अधिकार में जाना तथा उसका लेनदारों में वितरण होना। न्यायालय के आदेशानुसार दिवालिया की समूची संपत्ति सरकार के अधीन हो जाती है। इसी आदेश के अनुसार न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त होता है, जो दिवालिया की सारी संपत्तियों को बेचकर उसके लेनदारों का भुगतान नियमानुसार करता है। चौथा है दिवालिया की दायित्वों से मुक्ति होना। दिवालिया घोषित होने की तिथि के पश्चात प्रत्येक दिवालिया को उसके दायित्व से मुक्ति मिल जाती है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह संपत्ति बिक्री में रिसीवर को सहयोग करे एवं प्रत्येक तथ्यों की सही जानकारी दे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ऋणों का भुगतान कैसे किया जाता है। पेमेंट ऑफ डेट्स। दिवालिया के दायित्वों का भुगतान
का प्राथमिकता क्रम निम्नलिखित है। पहला, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। दिवालिया प्रक्रिया में किए गए खर्चों का भुगतान सर्वप्रथम किया जाएगा। दूसरा, वर्क्समैन्स ड्यूज। दिवालियापन प्रारंभ होने की तिथि के 24 माह की अवधि के लिए श्रमिकों की बकाया राशियां, इसी में रक्षित लेनदारों के बकाया ऋण का भुगतान किया जाता है। तीसरा है कर्मचारियों की मजदूरी एवं अदत बाकियां 12 माह की अवधि के लिए। चौथा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय की बकाया राशि जो दिवालिया प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व के 24 माह की अवधि पूर्णतः अथवा अंशतः। पांचवा है अनसिक्योर्ड डेट्स। दिवालिये द्वारा धारित अन्य सभी ऋण या अनारक्षित ऋण। अब इसके बाद हम चर्चा करें कि यदि ये सभी ऋण चुकाने के बाद कुछ सरप्लस बच जाता हो तो उपयुक्त भुगतान के पश्चात यदि कोई आधिक्य हो तो इस आधिक्य की राशि से दिवालिया प्रारंभ होने के बाद के ऋण के भुगतान में प्रयोग में लाया जाएगा। अब हम बात करेंगे डिफिशियंसी अकाउंट, क्योंकि यह इसमें प्रमुख है कि एक तो पहला तो होता है फॉर्म ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट, और इसमें दूसरा पार्ट है इसका डिफिशियंसी अकाउंट, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ यह हम एक नमूना है बैंक्रप्सी ट्रस्टीज फाइनल स्टेटमेंट का। हम लोग देखें तो इसके बाएं पक्ष में रिसीट रहता है और दाहिने पक्ष में पेमेंट। रिसीट की तरफ जो आइटम्स होते हैं उनका हम क्रमवार वर्णन करेंगे। पहला है एसेट्स रियलाइज्ड, माने संपत्तियों से जो वसूली हुई। इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल इत्यादि आते हैं। इसके बाद है सरप्लस ऑफ सिक्योरिटीज। अगर कोई संपत्ति जमानत के रूप में किसी लेनदार के पास रखी गई हो और उसके द्वारा दिए गए ऋण से अधिक की वह संपत्ति हो, अर्थात उसको भुगतान करने के बाद कुछ शेष राशि बच जाती हो, तो उसे ही सरप्लस सिक्योरिटीज कहा जाता है। इसके बाद तब बात आती है दिवालिये के प्राइवेट एसेट्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य व्यवसायों में साझेदार हो या एकाकी व्यवसायी हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसके जो दायित्व होते हैं वे असीमित होते हैं। असीमित का अर्थ है कि इनकी कोई सीमा नहीं है। यदि व्यापार की संपत्ति व्यापार के दायित्व के भुगतान करने में अपर्याप्त हो तो वैसी परिस्थिति में उनके निजी संपत्ति से भी उसका भुगतान किया जा सकता है। इसीलिए यहां प्राइवेट एसेट्स को ध्यान में रखा जाता है। अब हम आएंगे पेमेंट साइड में।
तो इसमें पहला आइटम रहेगा बैंकरप्सी प्रोसेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेज। अब इनकर्ड बाय बैंकरप्सी ट्रस्टीज, माने जो उसके प्रोसेस में जो खर्चे हुए हैं हम सबसे पहले उसका भुगतान करेंगे। दूसरा है वर्क्समैन ड्यूज 24 मंथ, 24 महीने का पूर्व का, दिवालिया होने से 24 महीने पूर्व का बकाया। इसके बाद ड्यूज ओन्ड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बकाया है उसका भुगतान करेंगे, उस संपत्ति को बेचने से जो प्राप्त होगा उससे। हमारा तीसरा आइटम है वेजेस एंड अनपेड ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन, मजदूरों के अलावा अन्य जो उसके एम्प्लॉय हैं उनका अगर कुछ बकाया हो तो इसको करेंगे। अगला आइटम है अमाउंट ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बकाया हो तो। इसके बाद अदर डेट्स एंड ड्यूज, अन्य जो ऋण हो। अब इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो बकाया होता है उसको भी ध्यान में रखते हैं, उसको भी भुगत अगर पर्याप्त राशि हो हमारे रिसीव साइड में तो उसका भुगतान करते हैं, नहीं है तो नहीं भुगतान होगा। अब इसके बाद कहते हैं कि अब जो बचा हुआ, मान लीजिए कि रिसीट हमारा कम है, पेमेंट हमारा ज्यादा है, तो वैसी स्थिति में जो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो यह तो हो गया फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब दूसरी बात है डिफिशियंसी अकाउंट की। डिफिशियंसी अकाउंट एक खाता की तरह बनाया जाता है। इस खाते को दिवालिया द्वारा इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि किन कारणों से दिवालियेपन की स्थिति उत्पन्न हुई। सिर्फ इसमें अंतर है कि खाते में टू और बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें टू और बाई का प्रयोग नहीं किया जाता और इसकी दोहरी प्रविष्टि भी नहीं होती है। इसके बाएं पक्ष की चर्चा करें तो इसके बाएं पक्ष में निम्नलिखित रकम लिखी जाती है। संपत्तियों का दायित्वों पर अधिक एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, अर्थात पूंजी। इसके बाद कहते हैं व्यापारिक लाभ, अन्य लाभ यदि कोई हो तो, पूर्व का। इसके बाद पूंजी पर ब्याज, इसके अलावे वो जो दिवालिया व्यक्ति है उसका अगर वेतन, कमीशन आदि जिसे पिछले लाभ हानि खाते में चार्ज किया जा चुका है। निजी संपत्तियों का निजी दायित्वों पर अधिक, और इसके बाद सबसे अंत में चिट्ठे में दिखाए गए किसी दायित्व से मुक्ति। इसका अर्थ है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा पहले से कोई दायित्व हो, किसी का बकाया हमारे ऊपर हो और वह अब न ले या वह न हो, उसने अपना क्लेम खत्म कर दिया हो तो वह होगा। अब इसके दाहिने पक्ष का विवरण हम देखेंगे। इस पक्ष में निम्नलिखित रकमें लिखी जाती हैं। पहला, दायित्वों पर संपत्तियों का आधिक्य,
दूसरा व्यापारिक हानि, तीसरा आहरण, अप्राप्य ऋण, भुनाए गए बिलों के अप्रतिष्ठित होने से दायित्व, संपत्तियों की वसूली से होने वाली हानियां, सट्टे जुए आदि से हानियां, व्यापारिक व्यय, निजी दायित्वों का निजी संपत्तियों पर हानि। इसका इन दोनों का प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मे को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब डिफिशियंसी अकाउंट के प्रोफार्मे को देखें, इसको हम लोग थोड़ा, तो इसके बाएं साइड में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज, प्रॉफिट ऑन एसेट्स, सैलरी और एनी अदर remuneration of the proprietors in business, profit on speculation and betting, और सबसे अंत में deficiency as per list H in this statement of affairs, यानी अर्थात जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पर जो डिफिशियंसी आएगी उस डिफिशियंसी को लिखेंगे। या तो हो गया इसका बायां पक्ष, अब इसके दाहिने पक्ष में एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट्स, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस, ड्राइंग्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स नॉट रियलाइज्ड, लॉसेज ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स जैसे स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी इत्यादि से। इसका अर्थ है कि जैसे मान लीजिए हमारी मशीनरी की कीमत बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए दी हुई हो और वसूल हुआ 80,000, तो 80,000 तो हमने रियलाइजेशन में लिख दिया। अब बाकी जो 20,000 की कमी है, जो कम कीमत मिली, 20,000 रुपये नहीं प्राप्त हो सका, उसकी कीमत घट गई है, उस 20,000 को यहां लाएंगे। ऐसे ही सारी संपत्तियों की जो कमी होगी वह इसके अंतर्गत रखी जाती है। इसके बाद है बिल डिस्काउंटेड एंड डिजॉनर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि बिल्स रिसीवेबल हमारे संपत्ति की तरह होती है। कभी कभी होता है इसका भुगतान समय पर नहीं होता है, तो उसे ही हम डिजॉनर ऑफ बिल कहते हैं। तो उससे जो हानि हुई है उस हानि को इसके अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद है लॉस ऑन स्पेकुलेशन, लॉस ऑन बेटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस जो व्यापारिक हानि है, एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड सो फार, वैसे एक्सपेंसेस जिनको न लिखा गया हो, न बाद में हमें पता चला हो, तो वे हो गए। एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटी ओवर प्राइवेट एसेट्स, सरप्लस इफ एनी, और कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर बैंक्रप्सी प्रोसेस। इसके बाद हम दोनों का बैलेंस करते हैं और दोनों का, इसकी एक सबसे खासियत है कि हम दोनों पक्ष बराबर रहता है, क्योंकि हम जो बैलेंसिंग फिगर हमारा जो डिफिशियंसी आया उस डिफिशियंसी को इसमें लिख देते हैं, तो इसलिए दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस
डिफिशियंसी अकाउंट की चर्चा की है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जितने भी लेनदार जो होते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दूसरा कहते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तीसरा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और चौथा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। सर्वप्रथम हम पहला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की चर्चा करेंगे। वैसे लेनदार जिनके पास जमानत के रूप में कोई प्रतिभूति न रखी गई हो, कोई सिक्योरिटीज न हो, क्योंकि इनके नाम से यह स्पष्ट होता है अनसिक्योर्ड, हिंदी में इसे कहते हैं अरक्षित, अर्थात जिनके द्वारा दिए गए ऋण की कोई रक्षा न हो। उदाहरण स्वरूप ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिस्काउंटेड बिल डिजॉर्नर। जैसे मान लीजिए ट्रेड क्रेडिटर्स माने व्यापारिक लेनदार, मान लीजिए कोई एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उधार लेता है, तो सामान्यतः कोई चीज गिरवी नहीं रखा जाता, क्योंकि वो सामान्य लेन देन की प्रक्रिया है। उधार लिया, माल बेचा, बेच करके और जो रकम प्राप्त हुई उससे उसका उधार चुकता किया, फिर उधार लिया, क्योंकि उधार लेन देन, व्यवसाय में उधार लेन देन तो चलता ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के जो लेनदार होंगे उन्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की श्रेणी में रखें। दूसरा फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी में पूर्णतः रक्षित लेनदार, अर्थात जिसके द्वारा दिए गए ऋण की पूरी सुरक्षा हो, कहीं कोई असुरक्षा की गुंजाइश नहीं है। जैसे बैंक द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा कुछ ऐसे ऋण दिए जाते हैं जिन पर व्यापारी या व्यक्ति की संपत्ति को गिरवी रखा जाता है, जैसे मकान पर ऋण। तो मकान जितने का आपका है, स्वाभाविक है कि बैंक उससे कम ऋण देगा। उसका जो वैल्यूएशन होगा, अगर वैल्यूएशन आपके मकान का 1 लाख रुपए है तो बैंक आपको 1 लाख की ऋण नहीं देगा, वह जो है आपको 60,000 70,000 तक ऋण देगा। अब मान लीजिए परिस्थितियां आ गई, कोई व्यापारी दिवालिया हो गया और उसका मकान बेचना पड़ा, तो स्वाभाविक है कि उसके बैंक द्वारा दिए गए ऋण से अधिक उसे प्राप्त होगा उस संपत्ति से। तो वही कहलाता है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। तीसरा होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अंशतः रक्षित लेनदार। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो ठीक है चलो लोन हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ की सुरक्षा, माने कुछ की सुरक्षा और कुछ असुरक्षा वाला हो, इसे ही अंशतः रक्षित लेनदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए ऋण दिया गया और 50,000 की सिक्योरिटी जमानत के रूप में रखी गई हो, तो 50,000 के लिए तो वह सुरक्षित है और बाकी के 50,000 के लिए असुरक्षित है। इसीलिए इसको कहा जाता है अंशतः सुरक्षित लेनदार था, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और चौथे प्रकार का लेनदार जो होता है उसे कहते हैं प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स।
पूर्वाधिकार लेनदार अर्थात भले ही जिसके बकाये के लिए, जिसके दायित्व के लिए किसी तरह की सिक्योरिटी जमानत के रूप में न रखी गई हो, लेकिन दिवालिये की संपत्ति से प्राप्त राशि में सर्वप्रथम इसे भुगतान किया जाएगा। इसमें सरकार के जो भी टैक्सेस हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या लोकल बॉडीज, इनके सारे टैक्सेस या बकाया सम्मिलित होते हैं। इसके अलावे कर्मचारियों एवं श्रमिकों के दिवालिया होने के पूर्व के कुछ निश्चित समय की बकाया राशि, इसके अतिरिक्त लैंडलॉर्ड का रेंट, ये सब होते हैं। इसमें कुछ पूर्वाधिकार हैं। इस संबंध में हमारे भारत में 2 नियम हैं। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आगे क्लास में करेंगे। अभी आज हम लोग ये जो पूर्व चर्चा किए दिवालिया के संबंध में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह सुनेंगे, समझेंगे, और यदि किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो चूंकि यह ऑनलाइन व्यवस्था है तो आप अपने व्यूज कमेंट के द्वारा आप कुछ पूछ सकते हैं, जिसका कि हम बाद में जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं कि अभी की जो परिस्थितियां हैं, पूरा विश्व कोविड-19 से परेशान है, लॉकडाउन की स्थितियां हैं। हमारे देश में भी तीसरी बार लॉकडाउन लग चुका है और पूरे देश को कई जोन में बांटा गया है, जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। तो मेरी आप लोगों से यह गुजारिश होगी, मेरा यह सुझाव होगा कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, अनावश्यक इधर उधर घूमने का मन न बनाएं और बैठकर आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत कुछ करना है। हमारे विश्वविद्यालय ने और हमारी सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि आप लोगों को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बंद होने का कोई नुकसान न हो, उसकी भरपाई की जा सके। इसी उद्देश्य से यह व्यवस्था बनाई गई है। यदि आपके व्यूज आए, आपके कमेंट आएंगे, आप इंटरेस्टेड लगेंगे, तो हम लोग आगे इसको और उत्कृष्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई समुचित ढंग से कर सकें, आपको कभी कोई परेशानी न हो।
धन्यवाद।